धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक सरकार है जिसे मोदी सरकार कह सकते हैं, पिछले 6 साल से देश में चल रही है। तरह तरह के दावे करती है, हर बात में कहती है कि 70 साल के इतिहास में जो ना हुआ वो हमने कर दिया, और ये भी दावा करती है साथ में कि हमने हर चीज को ऑनलाइन कर दिया है, हर चीज हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं, लोग खुद भी आकर हमारी चीजों को जान और समझ सकते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में खड़े होकर उनसे पूछा जाता है कि साहब ये तो बताइए, कोरोना के बाद जो आपने लॉकडाउन लागू किया उसमें कितने मजदूर मर गए, तो सरकार कहती है ना जी, हमारे पास तो कोई ऐसा डाटा नहीं है। उसके बाद पूछा जाता है चलिए मजदूरों का मत बताइए, जिन्होंने आपने योद्धा कहा, जिनके लिए आपने फूल वर्षा कराई, जिनके लिए आपने थाली ताली पिटवाई, दिए जलवाए, चलिए उन डॉक्टर्स के बारे में बता दीजिए कि वो कितने डॉक्टर मर गए। उन्होंने कहा ना जी, हमें तो इसका भी ना पता। तो बहुत सारे सवाल पैदा हो गए इन दोनों बयान सामने आने के बाद। सबसे बड़ा सवाल तो यही, क्या सरकार जानबूझ के इन आंकड़ों को छुपा रही है, या वो नहीं बताना चाहती है, या सरकार वाकई में इतनी अनजान है। और दूसरा, मीडिया ने सरकार को आईना दिखाने का उसके इस बयानों पर कोई कोशिश क्यों नहीं की। तो इन्हीं सारे सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी। उनको ही क्यों इस टॉपिक के लिए चुना, ये भी आपको थोड़ा बता देता हूं। हाल फिलहाल में उनका एक आर्टिकल छपा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि एक जमाना था जब जिले के जो एसएसपी होते थे, जिनको कप्तान कहा जाता है, वो साल भर में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, तमाम पत्रकारों को बुलाते थे और उन्हें बताते, देखो भाई, मैंने पिछले एसएसपी के मुकाबले ज्यादा अच्छा काम किया, मेरे दौर में कम क्राइम हुआ। पत्रकार उस वक्त तो वहाँ जो भी पार्टी वगैरह होती थी उसको एंजॉय करते थे और शाम को जाते थे और अपने सिस्टम को ऑन करते थे, लैपटॉप कंप्यूटर्स का, और अगले दिन अखबार में जब छपता था तो उस कप्तान को आईना दिखा दिया जाता था कि देखिए आप ये बता रहे हैं, असल ये है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि सरकार के बयान क्या कहलाते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है, सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसे बयान क्यों दे रही है? अकरम जी, अभी तक तो हमने ऐसी सरकारें देखी थी जो आंकड़ों की बाजीगरी करती थी। ये पहली सरकार है जो आंकड़ों की बाजीगरी तो करती ही है, साथ में आंकड़ों को छुपाती है, और तीसरी बात, बेशर्मी से वो तर्क देती है जिसकी वजह से वो आंकड़ों को पेश नहीं कर रही। अब जैसे कि ये दो बातें आपने कही कि जो कोरोना योद्धा थे जिनके लिए ताली थाली बजवाई गई, उनकी कितनी मौतें हुई, उनका कोई आंकड़ा सरकार के पास क्यों नहीं है? ये तो इतनी मामूली सी बात है जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि साहब आपकी उम्र क्या है, या आप कहाँ रहते हैं, आपके कितने बच्चे हैं। इसके अतिरिक्त इससे बड़ा सवाल ये नहीं है, क्योंकि हर जिले में, हर नगर में ऐसी व्यवस्था है जहां पर पूरा पता लगता रहता है कि कोरोना से इतने लोगों की मौत हुई है। बकायदा जिला प्रशासन डेली एक सूची जारी करता है, हर जिले में हो रहा है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ये सब व्यवस्था है, पूरे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसको मॉनिटर कर रही हैं। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है, एक भी मौत है उसका आंकड़ा पूरी दुनिया में जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर्स की या कोरोना योद्धाओं जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनकी मौतों का आंकड़ा ना हो? ये तो बेशर्मी से छुपाया जा रहा है। और जहां तक आपने कहा श्रमिकों की मौत का मामला, ये तो बहुत ही असंवेदनशील स्थिति है। आपकी गलती से करोड़ों लोग सड़कों पर आए, आपने माना, श्रम मंत्रालय कह रहा है कि 1 करोड़ लोगों ने विस्थापित हुए, पार्लियामेंट में कहा ये 1 करोड़ लोगों में कितने लोग मरे ये आपके पास आंकड़ा नहीं है। जबकि सीधी सी स्थिति ये है कि औरंगाबाद, गुना और औरैया 58 लोग तो 3 बड़ी दुर्घटनाओं में इनमें मारे गए थे। ट्रेन से कटकर मारे गए थे, बस ट्रक की टक्कर से मारे गए थे। 82 लोगों का 30 मई तक का रेलवे मंत्रालय ने सूची जारी की थी कि 82 लोग हमारे ट्रेनों में मरे हैं। 150 सवा सौ आदमी तो आपके पास यही है। दूसरी बात, तमाम एनजीओज ने, स्वयंसेवी संगठनों ने इसके सर्वे किए थे, और सेव इंडिया सबसे पॉपुलर है, हालांकि उसने बहुत कम आंकड़ा दिया, 198 लोगों का आंकड़ा उसने दिया। आप किसी से भी तस्दीक कर सकते हैं। तीसरी बात जो मुझे लगता है, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होती जिसका पोस्टमार्टम ना होता हो।
जी। लॉकडाउन के पीरियड में श्रमिकों के अलावा और पुलिस कर्मियों के अलावा सड़क पर कोई नहीं था। कोई उद्योग नहीं चल रहे थे, कोई काम धंधे बंद थे, सारे कार्यालय बंद थे, बाजार जी। बंद थे। तो सड़क पर मरने वाला आदमी श्रमिकों के अलावा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ श्रमिक ही सड़कों पर थे। जी। जाहिर है सड़क दुर्घटना में वो मरे होंगे तो उनका पोस्टमार्टम हुआ होगा। उस जी। 3 महीने का आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मंगा लीजिए, उनकी फिर जांच करा लीजिए डीएमई स्तर से कि मरने वाला कहीं ऐसा तो नहीं था, कोई पत्रकार था या कोई दुकानदार था या कोई उद्योगपति था। अगर आपको वो नहीं होता तो जाहिर है फिर वो श्रमिक था। जी। लेकिन सारी बात यह है, नियत तो हो जी। बड़ी बात आपने कही, नियत तो हो। तो यहीं से सवाल खड़ा होता है कि नियत क्यों नहीं है? क्या वो छुपाना चाहते हैं ताकि उनके देश में किरकिरी ना हो, या बचना चाहते हैं कि संसद में अगर बयान दे दिया कि इतने लोग मर गए तो शायद उनको मुआवजा देना पड़ेगा? क्या लगता है, क्या सोच होगी सर? देखिए, मुझे लगता है पैसे बचाने का या मुआवजा देने का सवाल नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार पैसों को लेकर भी उतनी असंवेदनशील है जितनी श्रमिकों को लेकर है। जी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी किरकिरी से डर रही है। आपने ये देखा होगा कि ये अधिकांश जो माइग्रेट हुए श्रमिक, वो बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के हुए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हुए। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। अगर वो स्वीकार कर लेते हैं कि इतने लोग बिहार के श्रमिक जो सड़कों पर मर गए, तो उनका तो पूरा बैंड बज जाएगा। जिस सरकार को वो सुशासन बाबू की सरकार बता रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि साहब इस सरकार को तो कोई चैलेंज देने वाला नहीं है, तो पासा पलट भी सकता है। तो ये बेशर्मी से आंकड़ा इसीलिए छुपाया जा रहा है, और इसको मुझे पता नहीं देश इसको इस नजर से क्यों नहीं देख रहा कि जो सरकार 70 साल का हिसाब मांगती है, वो 70 दिन का हिसाब भी नहीं दे पा रही। बहुत बड़ी लाइन आपने कही है कि जो 70 साल का इतिहास मांग रहे हैं वो 70 दिन का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं मजदूरों को छोड़ भी दूं, क्योंकि इनकी आदत है, नोटबंदी में लोग मर गए, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा पहले भी मरते थे और मर गए तो मर जाने दीजिए, उनका भी आंकड़ा इनके पास नहीं था। ये हमेशा आंकड़ों को छुपाते ही हैं, चाहे आपने देखा होगा बेरोजगारी के आंकड़े हमेशा छुपा के रखते हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ जिनके लिए फूल वर्षा करा रहे थे, घंटी घड़ियाल बजा रहे थे, दिया जलवा रहे थे, कम से कम उनका तो आंकड़ा रखना चाहिए था सर। उनके आंकड़े को भी ये इस वजह से छुपा रहे हैं कि ये जो कोरोना हमारे देश में नंबर 2 की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और जो बहुत जल्दी ही पूरी दुनिया में नंबर 1 होने जा रहा है, उसका सरासर दोष इस सरकार के मत्थे है। आप ये देखिए, जिस तरह से 4 घंटे के नोटिस पर देश भर में लॉकडाउन किया गया, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। और जिस तरह से महीनों देश में पत्ता भी नहीं फड़कने दिया गया, और उसमें जब किसी मजदूर के पास खाने को नहीं है तो वो क्या करेगा? भूखा प्यासा वो सड़क पर आ गया, पैदल अपने घरों को चला गया। तो ऐसे में अनार्की की स्थिति हो गई और कोरोना पे कंट्रोल खत्म हो गया। क्या ये लोग जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं जनता आज मान लेती है, तो इसलिए इतनी बेशर्मी के साथ खड़े होकर पार्लियामेंट में कुछ भी बोल देते हैं? इनकी अंतरात्मा इनको कचोटती नहीं है? क्या इन्हें जनता का डर नहीं रहा है? क्या चीज बन गई है सर? नहीं, मुझे तो लगता है कि जनता का डर जैसी चीज तो इनके लिए कोई बना ही नहीं है। और एक इनकी ट्रेनिंग में शायद कुछ ऐसा है कि 100 बार बोला गया झूठ जो है वो सच हो जाता है। तो ये झूठ इतनी साफगोई से बोलते हैं कि सामने वाले को लगता है शायद सच ही हो। जिस तरह से इनके आईटी सेल शाम तक 50 व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक पे मैसेज भेजते हैं, तो लगता है जैसे पूरी दुनिया में इससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं हो रहा, जबकि फेलियर की एक लंबी लिस्ट इनकी है। जी। चलिए मजदूरों को छोड़ देते हैं, उनके संगठन भी नहीं आज बचे हैं और उनमें तो खुद बात करने की तमीज भी नहीं है। लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा सरकार ये कहती है हमारे पास नहीं है डॉक्टरों से जुड़ा हुआ। क्या आपको लगता है डॉक्टरों की तरफ से कोई बेचैनी नजर आई हो, उनके अंदर कोई गुस्सा दिखाई दिया हो? आईएमए ने एक आधा बयान जारी कर दिया बस। सब तरफ एक दबाव है अकरम जी। आपको ये समझना होगा, कभी कोई डिक्टेटर डंडा लेकर सड़क पर नहीं निकलता, उसे सिर्फ संदेश देने होते हैं। एक संदेश पूरे देश में सभी संस्थानों तक पहुंचा हुआ है कि इस सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है। चाहे आप देख लीजिए मीडिया, देख लीजिए आप जुडिशरी, देख लीजिए आप ब्यूरोक्रेसी, देख लीजिए आप सामाजिक संगठन, देख लीजिए, कहीं भी आपको विरोध की आवाज नहीं दिखाई देगी। क्योंकि एक विरोध करता है तो उसके साथ जो हश्र होता है, उसके बाद 100 तक वो संदेश जाता है कि और सब काम कर लीजिए लेकिन ये काम नहीं करना। डॉक्टर्स को भी अपने क्लिनिक चलाने हैं, उनके हॉस्पिटल चलाने हैं। उनका कारोबार ऐसा ही है जैसे दूध का कारोबार है, उसमें हल्की सी खटाई पड़ जाए
तो पूरा दूध फट जाएगा। किसी नर्सिंग होम को, किसी हॉस्पिटल को, किसी डॉक्टर को बदनाम कर देना बहुत आसान है। जिस आदमी ने 10 साल 11 साल पढ़ाई करके इस क्षेत्र में आया है, करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च किए हैं, वो कोई नेता नहीं है, वो किसी किस्म का कोई लीडर नहीं है। वो तो अपने काम के लिए उसने किया है, चाहे वो जनसेवा के लिए किया है या पैसा कमाने के लिए किया है। तो वो इस किस्म का पंजा सरकार से लड़ाना उचित नहीं समझते, और सरकारी डॉक्टर्स तो ऐसा क्यों करेंगे। तो इस तो किस्म का पंजा लड़ाना सरकार से वो उचित नहीं समझता, और सरकारी डॉक्टर आप समझ सकते हैं वो क्यों करेंगे। अब आते हैं मीडिया पर। मीडिया को जिस तरीके से सरकार को आईना दिखाना चाहिए था और बार बार बताना चाहिए था कि आप इनके लिए फूल वर्षा करा रहे थे, थाली थाली पिटवा रहे थे, मजदूर मरे, ये हमारे पास डाटा है, ये आंकड़ा है, हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या वो कोशिश आपको प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अगर आप उसका जो अध्ययन करें, कहां पाते हैं आप दोनों मीडिया को? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो मुझे अब कोई उम्मीद है नहीं। हालांकि प्रिंट मीडिया को लेकर भी संभावनाएं और आशाएं बहुत क्षीण होती जा रही हैं। आप ये देखिए कि सरकार ने कहा कि हमारे पास मजदूरों का, डॉक्टर्स का ये मरने का कोई आंकड़ा नहीं है कोरोना से। तो किसी भी अखबार ने इसको प्रमुखता से नहीं बताया कि हमारे पास ये आंकड़े हैं, जबकि अखबारों के पास जिलेवार संवाददाता होते हैं, उनकी टीम होती है, उनके पास तमाम रिसोर्सेज होते हैं। उनके लिए बहुत आसान था, कम से कम जो बड़ी दुर्घटनाएं मैंने आपको बताई, 58 लोग एक वो और 82 लोग, कम से कम ये छापा जा सकता था। लेकिन मीडिया पे भी एक कोई अदृश्य पंजा है इस देश में। वो अदृश्य पंजा हर जगह काम कर रहा है। जैसे कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो ये एक अदृश्य पंजा जो है वो भारत में अब सर्वशक्तिमान हो चुका है। उसके खिलाफ कहीं कोई बोलता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। प्रिंट मीडिया की भी कुछ समस्याएं हैं, उनको भी विज्ञापन सरकार से चाहिए, उनसे सरकार को तमाम तरह की सुविधाएं चाहिए। जो प्रिंट मीडिया के संस्थान के जो संचालक हैं, मालिकान हैं, उनके तमाम तरह के और काम धंधे हैं, उसका भी दबाव उनके ऊपर है। बड़े बड़े संस्थान यहाँ पर हैं, वो शुगर मिल चला रहे हैं, जी। उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। तो मुझे नहीं लगता मीडिया से हम कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें पालें। हाँ, सोशल मीडिया ने जरूर बल्कि उस पर काम किया है। आप देखें, तमाम वेबसाइट्स हैं इस पर लिख रही हैं, यूट्यूब चैनल्स पे आप जैसे बहुत से जो योद्धा हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, फेसबुक पर भी लोग इस पर खूब लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी लोग इस तरह के संदेश दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे हालांकि अब इस पे भी बात शुरू हो गई है कि इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। सर मेरा एक ऐतराज है, ये जो वर्ड है योद्धा, मुझे लगता है ये किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि योद्धा का काम मरना या मारना है। इसके अलावा कोई और वर्ड लाना चाहिए था, चाहे सेवक, स्वास्थ्य सेवक, समाज सेवक, कुछ ऐसा वर्ड लाना चाहिए था। इस पे आप क्या कहेंगे? ये सरकार शब्दों से खेलने में माहिर है। वो चीजों को इस तरह से ग्लोरीफाई कर देती है कि लगता जैसे पता नहीं कितना कुछ महान काम होने जा रहा है। अब आपने ये देखा, ये ताली थाली बजवाई गई, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर्स में मेरे बहुत से डॉक्टर मित्र हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाद में जब डॉक्टर्स के लिए आपने पीपीई किट उपलब्ध नहीं कराई, उनके लिए सुविधाएं नहीं दी गई, और तमाम तरह की उनके सामने परेशानियां आई, वो बीमार हो रहे हैं तो उनको सुविधा नहीं मिल रही, तो वो जो वहम था वो चला गया। लेकिन पब्लिक के बीच में जो इन्होंने संदेश दिया, अभी भी आप फोन किसी को मिलाएं या कोई फोन आपके पास आए, पहले 2 मिनट आपको सरकार का भाषण सुनना पड़ता कि ये हमारे योद्धा हैं, इनका सम्मान करें। तो ये तो एक चीजों को ग्लोरीफाई करने का एक तरीका है, और वो उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, शब्दों से खेल रहे हैं। पर मुझे लगता है सर कुछ और चीज भी उन्होंने की है। मैं एक टेबल खरीदने फर्नीचर के शोरूम पे चला गया, मैंने जाते ही, पत्रकार हूं, मैंने पूछा और कैसा काम धंधा चल रहा है चौधरी साहब आपका? तो उन्होंने कहा, अरे अकरम भाई काम धंधा तो चौपट हो गया। तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि और बनाओ मोदी को पीएम। तो उन्होंने कहा मोदी को कुछ मत कहना, उसने तो देश संभाल रखा है। जैसे मैंने कहा ना कि 100 बार बोला गया झूठ भी सच हो जाता है। इस तरह का एक संदेश पूरे देश भर में, पूरी इनकी आईटी सेल, आरएसएस की टीम, बीजेपी का दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को क्लेम करते हैं, तो पूरी टीम लगी हुई है इस काम को, झूठ को सच कहने में और सच को झूठ कहने में। लेकिन निजी तौर पर अगर आप जो अनुभव कर रहे हैं वो सुनी सुनाई बातों पर उस पर विश्वास नहीं करेंगे। धीरे धीरे लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन था इससे पूरा देश बर्बाद हो गया है,
और ये बर्बादी जब तक निजी तौर पर हर आदमी महसूस नहीं करेगा। देखिए, इस सरकार को बचाने का, इस पूरे विचार को बचाने का, इस पूरी पॉलिटिकल पार्टी को बचाने का एक ही साधन है, वो साधन है हिंदू मुस्लिम कर देना। उसी के दम पर ये चल रहे हैं। अभी कल आपने देखा होगा, गाजियाबाद में एक हॉस्टल था जिसको मायावती ने बनाया था, उसको इन्होंने डिटेंशन सेंटर के रूप में घोषित कर दिया। 2024 में आप देख लीजिएगा, ये जो अगला चुनाव है ये डिटेंशन सेंटर के इशू पर लड़ा जाएगा। विकास खत्म हो गया, काला धन बाहर से आना था खत्म हो गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था वो खत्म हो गया, सामाजिक सब समरसता खत्म हो गई, सबका साथ सबका विकास खत्म हो गया, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में खत्म हो गया, पेट्रोल के दाम खत्म हो गए, डॉलर को हम नीचे लाएंगे खत्म हो गया, महंगाई को हम रोकेंगे सब खत्म हो गया। वो सारे इशू एक एक करके खत्म हो गए। ले दे के जो 2-3 बड़े मुद्दे थे वो कुछ सुप्रीम कोर्ट की मेहनत मान ली जाए, उनका आशीर्वाद समझिए, चाहे वो राम मंदिर है, 370 में भी सुप्रीम कोर्ट और तमाम तरह की सुविधाएं इनके साथ थी, इनका सहयोग था, 370 वाला मामला हो गया। अब ले देकर इनको बचाने के लिए ये डिटेंशन सेंटर वाला, वो फिर हिंदू मुस्लिम वाला इशू रह गया और उसी पे अब अगला चुनाव भी हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर, और आने वाले वक्त का खाका खींच रहे हैं, बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तो है ही, लेकिन अब अगला चुनाव डिटेंशन सेंटर पर लड़ा जाएगा, जिसकी एक बानगी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देखने को मिली। पहले ऐलान कर दिया गया और फिर बाद में पैर पीछे खींच लिए गए। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर से आपके साथ एक बार जुड़ेंगे किसी और ताजा मुद्दे के साथ। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।